हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप बिहार एसएससी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छे से की जाती है। काली मिट्टी की एक और खासियत यह है कि ये खुद से ही जोत लेती है, यानी स्वतः अपने आप को जोत लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम क्या है? तो फ्रेंड्स, झूम क्या है ये आपको बताना है। क्या ये एक जनजाति का नाम है, कि नदी का नाम है, लोक नृत्य है, या फिर एक कृषि का एक तरीका है? तो देखिए, झूम जो है ये कृषि का एक तरीका है, ऑप्शन ए। इसमें होता क्या है कि जंगलों को काट करके उस पर खेती की जाती है और एक बार जब मिट्टी की उर्वरता जो है वो खत्म हो जाती है तो वापस से वहाँ के लोग कहीं और चले जाते हैं, फिर से जंगलों को काट करके फिर से खेती करते हैं। ये खास करके जो है हमें मतलब उत्तर पूर्व के राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल की खेती। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो है कि एलोवियल सॉइल पे इसकी खेती की जाती है। ठीक है, दूसरी बात है कि भारत के 60% जमीनों पे लगभग चावल की खेती होती है और इसका एक जो तरीका होता है खेती करने का उसे बोलते हैं प्रतिरोपित विधि। मतलब पहले एक बार हम बीज डालते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उसके पौधे को उखाड़ करके वापस से दूसरी जगह पे गाड़ते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिरोपित विधि। तो अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोपित विधि के तरीके से किसका हम खेती करते हैं, तो चावल का। ठीक है, और दुनिया में जो है भारत का स्थान चावल उगाने के मामले में सेकंड स्थान पे आता है, पहला पर है चीन। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो कि चावल की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ? मतलब कि किस पे सबसे कम प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दाल। दाल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा हरित क्रांति का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभाव चावल और गेहूं के उत्पादन पे पड़ा था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो पूरे दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दोनों साइंटिस्ट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से थर्ड ईयर प्लान में हरित क्रांति को लाया गया था, तो तीसरा थर्ड ईयर प्लान जो था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो तीसरी थी, उसमें हरित क्रांति के बारे में बातें की गई हैं, उसको लाया गया है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है पर जमाव नहीं? मतलब पानी चाहिए तो, लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए। तो देखिए, इसके लिए ए जो है चाय के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि पानी चाहिए लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर चाय की खेती की जाती है, जहाँ पे चाय के बागान होते हैं, वहाँ पे सीढ़ी नुमा, मतलब वो प्लेन जो है वो सीढ़ी नुमा होता है, क्योंकि पानी पड़े और पानी वहाँ से निकल जाए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे उगे, तो असम और वेस्ट बंगाल का जब भी स्टेट जो अगर दोनों साथ में हो तो आप उसको टिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो कब मिला, तो वो था 1921। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, तो 15 थी। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, तो आप एनी बेसेंट का नाम बताइएगा। 1917 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय महिला कौन थी जो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सिर्फ महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। ठीक है, इन सारे महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। झांसी की रानी का आपको नाम याद रखना ऑब्वियस है, उनके बारे में तो हर किसी को पता है। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है। 1857 के युद्ध में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल 22 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसमें जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसका कि आर्टिकल जो है वो 12 से 35 तक है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी के टाइम पे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, अभी 6 हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसका नेचर कैसा है, तो ये वाद योग्य है। ठीक है, मतलब वाद योग्य का मतलब यह है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो, आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस पर वाद विवाद कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। ठीक है, और ये अधिकार आपको कौन देता है, तो अधिकार भी आपको देता है आर्टिकल 32। ठीक है, जिसका यूज करके आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि नेचर कैसा है फंडामेंटल राइट का, तो ये वाद योग्य है। ऑप्शन में वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए कि ये कैसा वर्ड है, तो वाद योग्य मतलब इस पे आप वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? फ्रेंड्स, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, पार्ट 3 में है, वाद योग्य है, और 12 से लेकर के 35 तक के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे मौलिक अधिकार के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप डेली हमसे जुड़ते हैं तो ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं उन्हें आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो अगर आप डेली जुड़ते हैं तो आपका टॉपिक वाइज क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसका अनुच्छेद अगर आपसे पूछता है, अगर आर्टिकल पूछ ले तो 51A या फिर 51 क लिख करके आएगा, आपको उसको टिक करना है। ठीक, अगर पूछ ले कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो पहले 10 थी, सबसे पहले 10 जोड़ी गई थी और बाद में फिर 11 कर दी गई 2002 में। ठीक है, तो टोटल आज की डेट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और 11वां किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया वो भी उस पर लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए। ठीक है, काफ़ी एक एक मौलिक कर्तव्य को पढ़िए, याद रखिए, क्योंकि पूछता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। तो अगर आपको सारे के नाम पता होंगे तभी आप वहाँ पे एक क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 में मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल अगर से पूछे तो 80, वहीं पे अगर बात करें कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो 2 साल के बाद मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3, 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 साल पे मतलब रिटायर हो जाते हैं, और उतने कुछ इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से होता है। राज्यसभा सदस्य के इलेक्शन में वोटिंग कौन करता है, तो एमएलए और एमपी वगैरह वो उसको वोट करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका, इसको आप याद रखिएगा। टोटल मेंबर जो है भारत में 250 है, जिसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं आर्ट और साइंस वाले फील्ड से। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, तो इसको आप याद रखिएगा। एक चीज और, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो एमपी जो चुन करके आते हैं उन्हीं में से कोई एक लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। ठीक है, अगर कभी लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सीटिंग होता है, जो कि आर्टिकल 108 में मेंशन्ड है, ज्वाइंट सीटिंग आपसे पूछे आर्टिकल तो 108 है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है, जब राज्यसभा और लोकसभा साथ में किसी मुद्दे में बैठती है, ठीक है, तो उसका जो चेयरमैन है जो होगा, जो उसका जो अध्यक्ष होगा ज्वाइंट सीटिंग का, वो लोकसभा का अध्यक्ष उस मीटिंग को भी चेयर करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा और राज्यसभा को मतलब ज्वाइंट सीटिंग के लिए बुलाने का राइट किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो इतनी बातें आप क्लियर रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको लिख के स्क्रीन पे दे रहा हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन करके आप उसको जरूर नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स,
विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी स्थापना करने वाले हैं हरिहर एंड बुक्का, ऑप्शन बी। समय आपसे पूछे, डेट पूछे तो 1336 ईस्वी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं कृष्णदेव राय की, जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो वो तुलुव राजवंश से थे, ठीक है। ठीक, देखिए विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश हुए हैं, उसमें से जो कृष्णदेव राय हैं वो तुलुव राजवंश के हैं, इसको याद रखिएगा। वहीं पे अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात की जाए तो ये चालुक्य राजवंश से हैं, और इसका एक युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था 618 ईस्वी में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के हैं और इसने हर्षवर्धन को हराया था, वही हर्षवर्धन जिसके टाइम पे हिंसांग आता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? फ्रेंड्स, पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयां लड़ी जाती है, ठीक है, हिस्ट्री में, और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपसे पूछता है। पहला है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, ठीक है। दूसरा जो पानीपत का लड़ाई है वो हेमू और अकबर के बीच है 1556 में। और जो तीसरी लड़ाई है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन सी, ठीक है। और ये होता है 1761 में। तो तीनों लड़ाइयां आप याद रखिएगा किसके बीच हुआ और कब हुआ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? फ्रेंड्स, बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर पूछ ले कि इस टाइम पे भारत का जो गवर्नर, जो वाइसरॉय कौन था, तो बंगाल विभाजन के टाइम पे जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड कर्जन। इसी वजह से इसको जो है डिवाइड एंड रूल का जनक भी कहते हैं, मतलब बांटो और राज करो की जो नीति है कर्जन ही लेकर के आता है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और बंगाल विभाजन के कारण ही जो है वो स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में ही, तो इस पॉइंट को भी आप लिखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? फ्रेंड्स, भारत में जो है अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लागू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो ये सब्सिडरी अलायंस लेकर के आता है 1798 में, ठीक है, सहायक संधि के नाम से जिसे हम जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे भारत में ट्रेन वगैरह चलती है और डाक वगैरह चलता है, ठीक है, 1853 के आसपास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन, अभी हमने देखा कि कैसे इसने बंगाल विभाजन किया और फूट डालो और की नीति इसने अपनाई थी, ठीक है। सारे पॉइंट्स को नोट करिए, इन वाइसरॉय के नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूछता है कि किसके टाइम पे कौन सा काम हुआ, तो ऐसे करते हुए आप चलेगा तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, 10 से 15 लेक्चर्स आपने अगर मेरे देख लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके आंसर बताने की आपको ज़रूरत है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो स्थापना करने वाले का नाम है ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, आयरिश व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर पूछ ले कि इस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था, तो वो था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और जो पहली इनकी मीटिंग होती है, जो पहला अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष कौन है, और वो मीटिंग जो है ना कहाँ पर हुई थी, ठीक है, कोई कॉलेज है, मैं इतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।